नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी सुवर्ण राजपूत आपल्या सर्वांचं स्वागत करत आहे आपल्या सर्वांचं चॅनल सहज शिकूया मराठीवरती। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा पाठ 2 बसंती हवा। बसंती हवा कविता है, कवि है केदारनाथ अग्रवाल। जन्म 1 अप्रैल 1911, मृत्यु 22 जून 2000। रचनाएं देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि। परिचय, आप छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता बसंती हवा में मस्ती भरे शब्दों द्वारा हवा की अटखेलियों का विवरण दिया है। क्या दिया है इस कविता में? बसंत ऋतु में बहने वाली हवा जो बहुत सुहानी होती है। बसंत ऋतु यानी कि सर्दी यानी ठंड का जो ऋतु होता है वो खत्म होता है और गर्मी जो होती है वो शुरू हो ही नहीं होती है। गर्मी और ठंडी के बीच का जो ऋतु होता है जो एकदम सुहाना होता है उसे बसंत ऋतु कहा जाता है। इसलिए इस बसंत ऋतु की जो हवा होती है वो हमें बहुत प्रसन्नता प्रदान करती है। तो आज उसके बारे में हमें कवि ने जो कविता लिखी है उसे पढ़ना है। उसके पहले आपको क्या करना है? स्वयं अध्ययन। स्वयं अध्ययन यानी आपको खुद को पढ़ना है। क्या करना है आपको? ये कार्य नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से प्राकृतिक सुंदरता दर्शाने वाला एक चित्र बनाकर उसमें रंग भरो और अपने चित्र के बारे में बोलो। क्या करना है आपको? ये चित्र दिखाइए, एक किसान है, ये बैल है, पेड़ है, पहाड़ है, चिड़िया है, पानी का झरना है। इनके सहायता से एक सुंदर निसर्ग चित्र आप बनाइए और उसके बारे में आप लिख के रखिए। भाई हम लोग स्कूल में नहीं जा रहे तो बोलना तो नहीं होगा। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना आपने चित्र निकाला या नहीं। चलो, तो पहले हम कविता पढ़ेंगे, उसके बाद में उसका अर्थ समझाएंगे। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हो, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हो। बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिकर है बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपा थप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर। उसे भी झकोरा किया कान में कू, उतर कर भागी में हरे खेत पहुंची। वहां गेहुओं में लहर खूब मारी, हवा में बसंती हवा हूँ। पहर दो पहर क्या अनोखे पहर तक, इसी में रही मैं खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी मुझे खूब सूझी। हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसो, झुलाई न सरसो। हवा में बसंती हवा हो। देखो ये बसंती हवा कैसी नटखट है। हाँ, उसने क्या क्या शरारतें की है यहाँ पे कवि ने हमें बताया है। तो चलो हम देखते हैं। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हो, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हो। बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिकर है बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ हवा में बसंती हवा। कैसी हवा हूँ मैं? बसंती हवा। बसंती है हवा, मैंने आपको पहले ही बताया, बसंत ऋतु में बहने वाली हवा। बसंत ऋतु कब आता है? सर्दी खत्म होने के बाद और गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले। तो ये हवा क्या कह रही थी कि सुनो, मैं बसंत में पहने वाली हवा हूं, मैं बड़ी अनोखी हूँ। मैं कैसी हूँ? बड़ी अनोखी हूँ, अलग हूँ मैं, सब हवाओं के जैसी नहीं हूँ। देखो ना, वो मौसम ही अलग होता है, एकदम हमें प्रसन्नता आती है। मस्त मौला हूँ। मस्त मौला यानी कैसी है ये हवा? मनमौजी, जो अपने मन में आएगा वही करेगी। मस्त मौला का मतलब क्या? जो अपने मन में होगा वही करना, किसी की नहीं सुनना, उसे मस्त मौला कहा जाता है। तो ये हवा भी कैसी है? सबसे अलग है, बाउली है। वो जिसके मन में जो आएगा वही वो करेगी। नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ, उसे किसी बात की फिक्र नहीं है कि क्या होगा, मैं बहने से क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं। निडर यानी कि भय नहीं है उसे, डरती नहीं है वो। निडर यानी कि डर नहीं है उसे किसी बात का। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, जिधर उसका मन चाहता है उधर वो घूमती है। उसके ऊपर कोई भी बंधन नहीं है, जहां उसे जाना है वहां वो हवा जाती है।
मुसाफिर अजब हूँ। कैसी मुसाफिर हूँ मैं? अजब सी, यानी कि मैं, मेरे मन में आएगी। मुसाफिर यानी कि जो यात्री करते हैं, जो बाहर घूमने जाते हैं, उसे हम मुसाफिर कहते हैं। तो कैसी मुसाफिर हूँ मैं? एकदम अद्भुत, जो मेरे मन में आता है वही मैं जाती हूँ। अजब सी हूँ मैं, मेरा जहां जाने का मन होता है उधर मैं चली जाती हूँ। मुझे किसी की कोई प्रकार की कोई भी चिंता नहीं होती है, फिक्र नहीं होती है, चिंता नहीं होती है। तो समझ में आ गया इसका अर्थ क्या है? कि मैं बसंती हवा हूँ, सब लोग सुनो, मैं बड़ी अनोखी हवा हूँ, मस्त मौला हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, नहीं मुझे किसी का डर है। मैं एक अद्भुत यात्री हूँ, मुसाफिर हूँ, मेरा जहां जाने का मन होता है मैं उधर चली जाती हूँ। चढ़ी पेड़ मऊआ थपाथप मचाया, गिरी धम्मस से फिर चढ़ी आमों पर। क्या किया? मैं एक महुए के पेड़ पर चढ़ी और उसके पत्तों को बहुत हिलाया। महुआ यानी कि एक बड़ा सा पेड़ होता है महुआ का, उसके जो पत्ते थे उसको थपाथप मचाया, यानी कि उनके पत्तों को मैंने जोर जोर से हिलाया। उन पत्तों से थप थप की आवाज आने लगी। देखो, जोर से हवा बहती है तभी बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनके पत्तों की आवाज आती है ना, तो उस पत्तों की थप थप से आवाज आने लगी। गिरी धम्म से फिर चढ़ी आमों पर, फिर मैं धम से नीचे गिर गई। उस महुआ के पेड़ से मैं नीचे गिर गई और फिर मैं आम के पेड़ के ऊपर गई। कहाँ गई? आम के पेड़ के ऊपर। उसे भी खूब झकझोरा, यानी कि उसे भी बहुत हिलाया। झकोरा यानी उसे भी मैंने बहुत झोंका दिया, हिलाया उसे भी। किया कान में कू, उसके कान में मैंने कू ऐसे किया और वहां से भाग चली। उतर कर भागी में हरे खेत पहुंची। वहां से भाग के मैं कहा गई? हरे हरे खेतों में पहुंची। वहां क्या था खेतों में? वहां गेहूं में लहर खूब मारी। वहां में गेहूं की खेती थी, वहां पे मैं गई और गेहूं की जो बालियां होती है ना, उनके बीच में बहुत देर तक मैं लहराई। गेहूं की खेती में मैं बहुत देर तक घूमती रही। कितनी नटखट है ना ये। कहा क्या किया पहले कि मैं महुआ के पेड़ पर जा चढ़ी और मैंने उसके पत्तों को खूब हिलाया। पत्तों से थप थप की आवाज आई। मैं धम से नीचे गिरी। मैं फिर आम के पेड़ पर चढ़ी, उससे खूब झकोरा, उसके कान में कू कहा और वहां से भाग चली। उसके बाद मैं गेहूं के खेतों में पहुंची। वहां गेहूं की बालियों के बीच में मैं बहुत देर तक खेलती रही। ऐसी मैं हवा हूं। पहर तो पहर क्या, अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। मैंने देखा कि मैं एक दो पहर नहीं, बहुत पहरों तक मैं ऐसी घूमती रही। यानी कि वक्त का मुझे पता नहीं चलता। मैं बहुत ऐसे अनेक पहर तक, अनेक समय तक, बहुत पहर क्या, एक दिन का जो हमारे घंटे होते हैं ना, दिन का जो, उसमें से एक समय को हम पहर बोलते हैं, दिन का एक भाग होता है। तो ऐसे एक पहर दो पहर नहीं, अनेक पहर तक, यानी कि हम बहुत देर तक, बहुत समय तक मैं ऐसी घूमती रही। इसी में रही मैं। खड़ी देख अलसी, फिर मुझे क्या हुआ, पास ही मैंने अलसी के पौधे खड़े देखे। अलसी के जो पौधे होते हैं, लिए शीश कलसी, उनकी जो फुनगारियां गोल गोल फग लगे हैं, उनको कलसी जैसे लग रहे थे। कैसे लग रहे थे उनको? जो फूल होते हैं ना अलसी के, उसके ऊपर जो गोल गोल ऐसे आते हैं ना, फूल आने से पहले कली के जैसा भाग होता है, तो वो कलसी जैसे लग रहे थे। जैसे कि एक औरत अपने सर पे कलसी लेके जा रही है, ऐसे वो अलसी के फूल दिख रहे थे। फिर वो देखने के बाद मुझे मस्ती सूझी। मुझे खूब सूझी, यानी कि मुझे क्या सूझा? मस्ती सूझी। कलसी यानी कि पता है कि आपको, ऐसे पानी रखने का बर्तन होता है, उसे कलसी कहा जाता है। ये देखो, ये जो फूल है ना, ये इसे फूल के ये ऊपर उसको कलसी रखी हुई लग रही है, पेड़ के ऊपर ही ना ऐसे कलसी रखी हुई है, ऐसा उसको लगा। फिर उसको एकदम मस्ती सूझी। उसने क्या किया? इसी हार को ना गिरी, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों। फिर मैंने अलसी के पौधे को जोर जोर से हिलाया, झकोरा, पर एक भी फल नहीं गिरा। अपनी इस हार से निराश होकर मैंने सरसों के खेत में भी फिर मैंने मस्ती नहीं की। मैंने सरसों के पौधे को बिल्कुल नहीं हिलाया झुलाया। क्या किया मैंने? हलसी से मैं हार गई थी। हलसी के जो पौधे मुझे कलसी जैसे लग रहे थे, मैंने उनको बहुत हिलाया, पर वो हिले नहीं, गिरे नहीं वो। तो फिर मैं हार गई। फिर मैंने सरसों के खेत में मस्ती नहीं की, सरसों को मैंने बिल्कुल नहीं हिलाया। वो एकदम फिर समझदार हो गई हवा। देखो, एक बार मैं फिर से बताती हूँ।
मैंने देखा कि पास ही अलसी के पौधे खड़े थे। उनकी फुनगियों पर गोल गोल फल लग रहे थे जो कलसी जैसे लग रहे थे। मुझे मस्ती सूझी। मैंने अलसी के पौधे को जोर जोर से हिलाया, झकोरा, पर एक भी फल नहीं गिरा। अपनी इस हार से निराश होकर मैं सरसों के खेत में गई, पर मैंने वहां पे मस्ती नहीं की। मैंने सरसों के पौधे को बिल्कुल नहीं हिलाया झुलाया, ऐसी में हवा हो। तो ये हमारी कविता का अर्थ आपको सबको पता चल गया है। अभी कविता के साथ ही मैं स्वाध्याय भी ले रही हूँ, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, कविता का जो वीडियो आता है जो मैंने पढ़ाया है वो देखते नहीं हो, सिर्फ स्वाध्याय का वीडियो पर देखते हो। पर ऐसा नहीं करना है बच्चों। अगर आपको कविता समझ में ही नहीं आई तो आपको स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर भी नहीं समझ में आएंगे। सिर्फ स्वाध्याय कभी नहीं देखना, पहले कविता का अर्थ समझना। कोई भी पाठ हो उसका अर्थ समझकर अगर आपने आगे पढ़ाई की तो ही आपको प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हो। तो चलो हम स्वाध्याय देखते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द मैंने दिए हुए, वो आप आपकी नोटबुक में नोट कर लेना। जरा सोचो और बताओ। अभी हमें यहाँ क्या प्रश्न पूछा गया है, यदि प्रकृति में सुंदर सुंदर रंग नहीं होते तो। जरा सोचो बच्चों, आप भी सोचो। अगर प्रकृति में रंग ही नहीं होते, हमारे जीवन में रंग ही नहीं होते तो क्या होता। हम बाहर जाते, अभी हमारे आजू बाजू हम पेड़ देखते हैं, हरे भरे पेड़ नहीं होते, काले या फिर व्हाइट कलर के सिर्फ पेड़ होते, कलर नहीं होते। आकाश भी पूरा सफेद हो जाता, कैसा दिखता, थोड़ी सी कल्पना करो आप लोग। ये तो बहुत एकदम आसान आंसर है, आप भी लिख सकते हो, मैंने लिख के दिया है, पर आप भी पहले कल्पना करो। देखो, यदि प्रकृति में सुंदर सुंदर रंग नहीं होते तो यह दुनिया इतनी मनमोहक नहीं होती, बहुत उबाऊ होती, उबाऊ यानी बोर होती। यह दूर दूर तक फैला नीला आकाश, हरे भरे जंगल, तालाबों में खिले कमल, डालियों पर लहराते झूमते विविध रंगों के मनभावन पुष्प, उन पर मंडराती रंग बिरंगी तितलियां, ऐसे दृश्य जिन्हें देखकर कोई भी मनुष्य कितनी भी चिंता में डूबा क्यों हुआ क्यों न हो, कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाता है। तो ये सब होता क्या अगर सुंदर सुंदर रंग नहीं होते तो। नहीं, ये सब फीका फीका लगता। अगर रंग हमारे जीवन में ना हो तो हमारा जीवन बेरंग हो जाता है। या आप आपके मन से भी लिख सकते हो, मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे ये दिया गया है। ये मुक्तोत्तरी प्रश्न है, यानी कि हर एक की सोच अलग अलग हो सकती है। मैंने ये ऐसा सोचा है, आप लोग कुछ अलग तरह से सोच के लिख सकते हो। इसका कुछ पैटर्न फिक्स नहीं होता है ऐसे मुक्तोत्तरी प्रश्नों का। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। प्रश्न 1, खेत में पहुंचकर हवा ने क्या किया। खेत में पहुंचकर हवा ने गेहूं में खूब लहर मारी। गेहूं के खेत में गया थी ना हवा, तो वहां पे उसने खूब लहर मारी। प्रश्न 2, हवा खेत में कब तक रही। हवा खेत में अनेक पहर तक रही, बहुत देर तक वहां पे रुकी थी ना। हवा ने सरसों को क्या नहीं हिलाया, क्यों नहीं हिलाया। हवा अलसी से हार गई थी इसलिए उसने सरसों को नहीं हिलाया। क्योंकि वो हार चुकी थी, अगर अलसी के फल गिरे ही नहीं थे तो सरसों के साथ मस्ती करने का उसका मूड नहीं था। शब्द वाटिका, ये आपके पाठ्य पुस्तक में भी है। बाउली, सीधी सी, अपनी धुन में रहने वाली। मस्त मौला, मनमौजी। फिकर, चिंता। महुआ एक प्रकार का वृक्ष होता है, पेड़ होता है। झकोरा, झोंका। पहर, प्रहर। अलसी, सरसों। तिहन, तिल होती ना, तिल पता है आपको, तिल के लड्डू खाते हैं हम लोग संक्रांत को, उस तिल के प्रकार के ये पौधे होते हैं। सरसों तो हम लोग यूज किया जाते घर में, हमारे यहाँ पे भी, महाराष्ट्र में भी सरसों जो राई कहते हैं उसे। अलसी एक तिल के प्रकार के जैसे ही उसके पेड़ होते हैं। कलसी यानी गगरी, सर पे जिसमें पानी लेके जाती ना औरतें, आपकी पाठ्य पुस्तक में चित्र भी दिया है, तो उसे कलसी किया जाता है। अभी भाषा की ओर, दिए गए शब्दों के लय युक्त शब्द लिखो। लय युक्त रैमिंग वर्ड्स आपको पता है ना, रैमिंग वर्ड्स देखो। हवा, दवा। बावली, सावली। सरसों, बरसों। अलसी, तुलसी। महुआ, गेहुआ। ये शब्द हमने लिखे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। खोजबीन, ऋतुओं के नाम बताते हुए उनके परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करो और लिखो। हमें ऋतु, 3 ऋतु मतलब सीजन हमें याद होते। बारिश का एक
उसके बाद वर्षा ऋतु हम जिसे कहते हैं, फिर सर्दी का मौसम आता है, ठंडी का और गर्मी का। ये 3 ऋतु। पर नहीं, 6 ऋतु जो होते हैं हमारे यहाँ पे, उन ऋतुओं के नाम मैं आपको बताती हूँ, उनके परिवर्तन की जानकारी भी हमें देखनी है। हमारे देश में 6 ऋतु होते हैं। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर, वसंत। आप लोग जो इंग्लिश में सीजन देखते हैं ना, समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, हाँ ये 3 ऋतु, पर हमारे यहाँ पे क्या है, हम लोग 6 ऋतु मानते हैं। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़े व रातें छोटी होती है। गर्मी के कारण वायुमंडल के हानिकारक तत्व समाप्त हो जाते हैं। आम, जामुन, खरबूजे, तरबूज, लीची जैसे रसीले फल इसी ऋतु की देन है। यानी ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती है, गर्मी होती है। गर्मी का सीजन जो होता है ना, तो उसे ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। वर्षा ऋतु, ग्रीष्म के बाद वर्षा का आगमन होता है। वर्षा यानी बारिश। तो बारिश का जो सीजन होता है, सभी प्राणियों में गर्मी से राहत, सभी प्राणियों को क्या गर्मी से राहत मिलती है ना, जो पहली बारिश आती है कितना अच्छा लगता है हमें। वर्षा ऋतु शुरू होता है तब हमें गर्मी से राहत मिलती है, ठंडा ठंडा लगता है। नदी नाले सब पानी से भर जाते हैं। धान, ज्वार, बाजरा, मक्का इसी ऋतु में बोए जाते हैं, है ना। खेती का शुरुआत होती है तो वर्षा ऋतु से। उसके बाद आता है शरद ऋतु। वर्षा के बाद शरद ऋतु आती है। न ग्रीष्म की गर्मी होती है, न वर्षा की कीचड़ पानी। यह ऋतु सुखद होती है। विजयादशमी का त्योहार इसी ऋतु में मनाया जाता है। वर्षा ऋतु के बाद में जो आता है शरद ऋतु, देखो यहाँ पे ना गर्मी नहीं होती, ग्रीष्म ऋतु खत्म हो चुका होता है। वर्षा ऋतु में जो बहुत सारी बारिश होती है, उस तरह की ज्यादा बारिश इसमें नहीं होती है इस वर्षा ऋतु में, इसलिए ये सुखद होता है। विजयादशमी यानी दशहरे का जो त्योहार है वो हम इसी ऋतु में मनाते हैं। बारिश पूरी तरह से बंद नहीं होती है, पर जो वर्षा ऋतु में जो जोर से बारिश होती है, उस तरह की जोरदार बारिश भी नहीं होती है। हेमंत ऋतु, इस ऋतु में हल्की सर्दी पड़ने लगती है। दिन छोटे और रातें लंबी होने लगती है। दीपावली का त्योहार इसी ऋतु में आता है। धान की फसल इसी समय तैयार होती है। देखो, शरद के बाद आता है हेमंत ऋतु। इसमें हल्की हल्की सर्दी पड़ने को शुरुआत हो जाती है, ठंड लगने को शुरुआत हो जाती है। और हमें तो पता है जैसे ठंड के दिन शुरू होते हैं तो दिन छोटे होते हैं और रातें जो है बड़ी होती है, इसलिए हमें सोने का दिन मतलब जल्दी उठने का भी हमारा मन नहीं होता है ना। और यहाँ पे हमारे सबका प्यारा सा त्योहार जो है दीपावली का त्योहार, जो हम सबको पसंद है, वो हेमंत ऋतु में ही आता है। और जो वर्षा ऋतु में जो धान्य बोया जाता है ना जमीन में, तो उसकी सफल मतलब जो बीज हम जमीन में डालते हैं वर्षा ऋतु में, तो उसका धान्य बनता है, फसल बन के आने का समय होता है हेमंत ऋतु का। उसके बाद आता है शिशिर ऋतु। हेमंत के बाद आती है शिशिर ऋतु। इस समय सबसे अधिक सर्दी होती है, दिन भी सबसे छोटे हो जाते हैं। लोग शरीर को गर्मी पहुंचाने वाली मूंगफली और तिल जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। शिशिर ऋतु में क्या होता है, बहुत ज्यादा सर्दी आती है। फसल भी अच्छी तरह से तैयार हो जाती है इस ऋतु में। बहुत ठंडी के कारण लोग क्या करते हैं, शरीर को गर्मी पहुंचाने वाले मूंगफली, तिल के लड्डू, यानी कि इस ऋतु में कौन सा त्योहार आता होगा, संक्रांत का। याद है ना, संक्रांत का त्योहार, यहाँ पे मकर संक्रांति आते ही, क्योंकि उस वक्त हम क्या खाते हैं, तिलगुल के लड्डू खाते हैं। उसके बाद है बसंत ऋतु। सर्दी के बाद ऋतुराज वसंत का आगमन होता है। देखो, वसंत को क्या कहा गया है, ऋतुराज, यानी सब ऋतुओं का राजा। कौन सा ऋतु है, वसंत ऋतु। क्योंकि इस ऋतु में प्रकृति के चारों ओर हरियाली हो जाती है, बारिश नहीं होती है, गर्मी नहीं होती है, सर्दी नहीं होती है, एक बहुत अच्छा मौसम होता है। सभी जगह पर हरा भरा होता है, रंगे बिरंगे फूल खिलते हुए हमें दिखते हैं। बसंत पंचमी और होली इस ऋतु में मनाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारे देश में हम 6 ऋतु मनाते हैं, 6 ऋतु हमारे यहाँ पे है। तो इसका आंसर मैंने आपको दे दिया है। अभी यहाँ पे देखो, सुनो तो जरा, त्योहार के संबंधी कोई एक गीत सुनाओ और दोहराओ। देखो, अभी श्रावण महीना शुरू होने वाला है, तो इसमें बहुत सारे त्योहार आते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार आता है, तो रक्षाबंधन के बहुत सारे गाने आपको, तो यूट्यूब पे जाओ तो बहुत सारे गाने आपको सुनने को मिलेगी। उसके बाद में कृष्ण जन्म का त्योहार आता है। हाँ, गोविंदा के गाने, कृष्ण जन्म के गाने भी हमें बहुत सारे
मिलते हैं तो त्योहार के संबंधी गाने आप सुनो और दोहराओ। हाँ, ये आपको करना है। शालेय स्वच्छता अभियान में तुम्हारा सहयोग बताओ। शालेय स्कूल में जो स्वच्छता अभियान होता है उसमें आप लोग क्या करते हो वो आपको बताना है। वाचन जगत में आपको क्या करना है, कविवर सुमित्रा नंदन पंत की कविता आपको पढ़नी है। आप इंटरनेट पे वगैरह अगर आपने सर्च किया तो सुमित्रा नंदन पंत की कविताएं आपको मिल जाएगी। और सप्ताह में एक दिन किसी भी एक कवि के भी अगर कविता का आपको सुंदर हस्ताक्षर में उसको लिखना है, सुलेखन करना है। अभी देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। नहीं कुछ फिकर है, वहां गेहुआ में लहर खूब मारी, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आमों ऊपर, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। ये आंसर तो हमने देख लिया है। अभी देखो, शालेय स्वच्छता अभियान में अपना योगदान बताओ। हमारे स्कूल में जो स्वच्छता अभियान होता है उसमें आपने क्या किया है वो आपको बताना है। ये मैं मेरे ओर से आपको बताती हूँ। आपने जो दिया है योगदान, आपने जो सहभाग लिया है वो आप आपके मन से भी लिख सकते हो। हमारे विद्यालय में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। प्रत्येक कक्षा को एक एक सप्ताह स्वच्छता का काम संभालना था। मैं अपनी कक्षा का मॉनिटर था। मेरी जिम्मेदारी दूसरों से ज्यादा थी। मैंने अपनी कक्षा के कुल 40 विद्यार्थियों की 5 टोलियां बनाई। प्रत्येक टोली को एक एक हिस्से की स्वच्छता की देखरेख का काम सौंपा। इसमें विद्यालय के चारों ओर का बगीचा, खेल का मैदान, शौचालय, पानी पीने का स्थान तथा प्रत्येक कक्षा के सामने के बरामदे थे। मैंने प्राचार्य जी से विद्यालय की छुट्टी के बाद अपनी कक्षा के लिए एक कालांश बढ़ाने की अनुमति ले ली, ताकि सभी विद्यार्थी स्वच्छता का काम अच्छी तरह से कर सके। मैं पूरे कालांश प्रत्येक टोली के पास जाकर उसके काम का निरीक्षण करता था। प्राचार्य जी ने एक सप्ताह तक हमारा काम देखा। उन्होंने प्रार्थना सभा में हमारी प्रशंसा की। तो इस तरह से आपको भी लिखना है कि आपने किस तरह से आपके स्कूल में स्वच्छता अभियान में योगदान दिया है। सदैव ध्यान में रखें। क्या ध्यान में रखना है हमें? प्लास्टिक, थर्माकोल आदि प्रदूषण बढ़ाने वाले घटकों का उपयोग हानिकारक है। हाँ, प्लास्टिक, थर्माकोल ये जो हम इसका उपयोग करते हैं ना, इससे क्या होता है बच्चों, प्रदूषण बढ़ता है। देखो, अभी त्योहार, मैंने जैसे आपको बोला त्योहार आ रहे हैं। श्रावण के बाद भाद्रपद महीना आता है तो उसमें गणपति जैसा त्योहार आता है, तो हम लोग डेकोरेशन के लिए थर्माकोल का वगैरह वहां पर यूज करते हैं ना, इस्तेमाल करते हैं, तो हमें वो नहीं करना है। हाँ, प्राकृतिक चीजों से हमें अपने गणपति बप्पा के जो हमें सजावट करनी है उसका यूज करना है। प्लास्टिक और थर्माकोल हमारे प्रकृति के लिए बहुत हानिकारक होता है, उससे प्रदूषण बढ़ता है और हमारे पृथ्वी के लिए भी वो हानिकारक घटक है। विचार मंथन क्या है? हवा प्रकृति का उपहार है, यही है जीवन का आधार। हवा क्या है? प्रकृति ने हमें दिया हुआ उपहार है, गिफ्ट है, और यही हमारे जीवन का आधार भी है। अभी हम लोगों ने देखा कोरोना की परिस्थिति में ऑक्सीजन की कमी बहुत सारी हो गई थी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो हवा, शुद्ध हवा, ये हमें प्रकृति ने दिया हुआ उपहार है और यही हमारे जीवन का आधार है। हमें इसको संभालना है। तो किस तरह से हम इसको संभालेंगे शुद्ध हवा को? बहुत सारे पेड़ पौधे लगाकर, क्योंकि उनसे हमें शुद्ध ऐसी हवा मिलती है। अध्ययन कौशल्य, वायुमंडलीय स्तर दर्शाने वाली आकृति बताओ। आपको बताती हूँ मैं आगे। अभी यहाँ पे देखो एक मजा है, पहचानो हमें। क्या है? दर्पण में, अभी ये देखो यहाँ पे ना कुछ तो भी लिखा है। ये आपको समझ में आ रहा है क्या? नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, सब उल्टा पुल्टा है। तो ये एक जादू है बच्चों। आप क्या करो पता है? आपके घर में आईना है ना, मिरर, दर्पण कहते हैं उसे। मिरर लेके आओ और उसको आपके टेक्स्ट बुक के सामने पकड़ो, आपकी किताब के सामने पकड़ो। आपको मिरर में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो पता चलेगा, और आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि मिरर में आपको क्या दिखा। ये जादू जादू वाली बात है। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। क्या करना है? टेक्स्ट बुक के सामने मिरर पकड़ना है। मिरर में आपको ये सब पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मुझे जरूर बताना, मैं आपकी राह देखूंगी कमेंट में कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। चलो हम ये देख रहे हैं वायुमंडल की आकृति। पृथ्वी का वायुमंडल है ये सबसे ऊपर वाला स्तर बाह्य मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, और ये नीचे वाला शोभ मंडल। ये ठीक तरह से आप लोग आकृति देख लो और
समझ लो। तो इस तरह से हमारा बसंती हवा ये कविता हमारी पढ़ के हो गई है। स्वाध्याय भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये कविता पसंद आई होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर वीडियो को लाइक करिए। आपके दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिए, यानी उनको भी पढ़ाई में आसानी हो जाएगी। और जो अपने चैनल पे नए हैं वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यानी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलो बच्चों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक क्या करना है? पढ़ाई करनी है और खुश रहना है।